नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे, होना भी चाहिए। डे वाइज डे आप लोग हम लोगों के साथ बने हुए नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हैं और भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें पूरे सिस्टम की मेहनत और आपकी मेहनत दोनों शामिल हैं और आपकी मेहनत अधिक महत्वपूर्ण होती है कहीं न कहीं। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो बराबर मेहनत करता है सबके साथ, लेकिन उसी में जो बच्चा अपनी मेहनत को मिला देता है वो आगे निकल जाता है और जो अपनी मेहनत को नहीं उसमें मिक्स कर पाता है, अपने खुद के एफर्ट को शामिल नहीं कर पाता है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो पिछड़ना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम को लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम से संबंधित जो रोग हैं या डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप लिखेंगे प्रतिरक्षा तंत्र के दोष या रोग। अब इस पर हम लोग करेंगे या इसे हम कह सकते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इस चीज को हम लोग देखेंगे। अब इसमें आते हैं 3 तरह के रोग होते हैं। जैसे आप देखेंगे इसमें हम सीधे कहेंगे ये निम्न प्रकार के हो सकते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे तो आप कहेंगे स्व प्रतिरक्षा दोष। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे एलर्जी। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे तो प्रतिरक्षा न्यूनता। रोग। ये 3 तरह की डिजीजेस की चर्चा हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं और इसमें आपको तीनों तरह की डिजीजेस से संबंधित बातों को ध्यान में रखना होगा। आइए देखने का प्रयास करते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लेंगे स्व प्रतिरक्षा दोष या ऑटो इम्यून डिजीजेस या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो इसमें आपको देखना होगा कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो आप जानिए कि हमारे शरीर में जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है इसकी एक खास बात है कि ये शरीर के स्वयं के एंटीजन के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। इसके इस गुण को स्वसहनशीलता या सेल्फ टॉलरेंस कहते हैं। लेकिन बाहर के जो प्रतिजन आते हैं उनके विरुद्ध यह एंटीबॉडी का निर्माण करवा करके या टी सेल को स्टिमुलेट करके उन्हें नष्ट करवा देता है। क्यों? क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के पास स्व प्रतिजन एवं बाह्य प्रतिजन के बीच भेदभाव या विभेदन कर पाने की क्षमता, डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी उपस्थित होती है। समझ रहे हैं ना। लेकिन जब यह क्षमता ठीक से कार्य नहीं करती या जब इस क्षमता में कमी आ जाती है तब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही किसी ऊतक के एंटीजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रक्रिया देते हुए उस ऊतक को नष्ट करवाने लगता है और इस तरह से उत्पन्न रोग को स्व प्रतिरक्षा जनित विकार या स्व प्रतिरक्षा दोष कहा जाता है। आइए इसको हम लोग समझें।
तो सिंपली आप कहेंगे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र स्व प्रतिजनों के बीच, ध्यान दें यहां पर लिखेंगे स्व प्रतिजनों के विरुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बच्चों स्वसहनशीलता। स्वसहनशीलता की बात करेंगे या इसे कहते हैं सेल्फ टॉलरेंस। ये अब दूसरी बात कहें तो आप कहेंगे गैर प्रतिजनों को नष्ट करवाने हेतु टी सेल्स व बी सेल्स को प्रेरित करता है। अब ध्यान दें, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र किसी अपने प्रतिजन को, खुद के एंटीजन को, खुद के टिश्यू को अपना मानने से इनकार कर दे, अपने के रूप में न पहचान पाए, तब उसे नष्ट करवाना स्टार्ट कर देता है। और इसी कारण से होता है स्व प्रतिरक्षा जनित दोष। समझ रहे हैं ना? तो आप लिखेंगे जब या कहें कभी भी जब प्रतिरक्षा तंत्र अपने ही किसी ऊतक को नहीं पहचान पाता है, स्व ऊतक के रूप में नहीं पहचान पाता है, ध्यान दीजिए, तो अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? तो आप कहेंगे तो उसे गैर ऊतक मानकर नष्ट करवाने लगता है। अतः इससे उत्पन्न दोष को स्व प्रतिरक्षा दोष कहते हैं। अब स्व प्रतिरक्षा दोष कहते हैं तो आप देखेंगे इसमें आप कहेंगे जैसे, तो जैसे में कुछ ऑटो इम्यून डिजीजेस के एग्जाम्पल हम लोगों को पढ़ने होंगे। आइए उसको देखते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स की बात अगर हम लोग करें तो एग्जाम्पल्स में आपके मॉड्यूल में भी दिया होगा। मैं एक बार डिजीजेस के नाम को यहां पर लिस्ट कर देता हूं, आप जरा पढ़िएगा इनको। तो आइए देखते हैं।
हाशिमोटोज डिजीज या थायराइड सुसाइड, अर्थात हाशिमोटो का रोग या थायराइड की आत्महत्या। ठीक है ना। तो इसमें शरीर के किस ऊतक के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? तो आप कहेंगे इसमें थायराइड पुटिकाओं को स्व प्रतिरक्षी नष्ट करती हैं। अर्थात एंटीबॉडी का निर्माण किसके विरुद्ध हो रहा है? थायराइड के फॉलिकल्स के विरुद्ध। अब इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और, तो यहां पर आप देखेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो सीधा हम कहेंगे कि इसमें साइनोवियल झिल्ली, आप जानते हैं ना 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो साइनोवियल ज्वाइंट पर साइनोवियल झिल्ली होती है उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनती हैं। झिल्ली को स्वप्रतिरक्षी नष्ट करती हैं। क्लियर है। और इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आगे बात करें हम लोग तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आगे एक चीज और यहां पर देखेंगे, मायस्थेनिया ग्रेविस। जी हाँ, मायस्थेनिया ग्रेविस की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि इसमें किसको नष्ट किया जाएगा? तो आप कहेंगे, ध्यान दें कि तंत्रिका पेशी संधि पर अर्थात न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर सार्कोलेमा पर उपस्थित एसिटाइल कोलिन ग्राही को नष्ट किया जाता है। तो आप लिखेंगे सार्कोलेमा की एसिटाइल कोलिन ग्राही को स्वप्रतिरक्षी नष्ट करती हैं। अब इससे क्या होगा? इससे पेशी थकान, पेशी दुर्बलता एवं लकवाग्रस्तता जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। 11th की एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर मिल जाएगा। फिर इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे क्रोनिक हिपेटाइटिस। ध्यान दें, क्रोनिक हिपेटाइटिस व क्रोनिक एनीमिया। क्रोनिक का अर्थ होता है बच्चों दीर्घावधीय। क्रोनिक का मीनिंग क्या हो जाएगा? दीर्घावधीय। जी हां। अब इसमें आप देखेंगे दीर्घावधीय यकृत शोथ और दीर्घावधीय रक्ताल्पता। तो इसमें क्या होगा? तो आप लिखेंगे स्व प्रतिरक्षी द्वारा क्रमशः यकृत कोशिकाओं व आरबीसी को नष्ट किया जाता है।
ये कहानी हो जाएगी इस तरह से। अब सवाल उठता है कि इसके बाद में और क्या है, तो यहाँ पर और भी कुछ डिजीजेज हैं जिन्हें हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे पीएनएस के तंत्रिकाओं में स्थित तंत्रिकाओं की माइलिन शीथ को स्वप्रतिरक्षी द्वारा नष्ट किया जाता है। ये हो जाएगा। और साथ ही यहां पर आप देखेंगे विटिलिगो या सफेद दाग, शरीर पर जो सफेद दाग हो जाते हैं, तो आप सीधे कहेंगे कि इसमें त्वचा की मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट्स का मतलब होता है जो मेलानिन बनाने वाली सेल्स हैं स्किन में, वो जो रंग के लिए जिम्मेदार हैं, हमारे पिगमेंटेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनको नष्ट किया जाएगा। मेलानोसाइट्स को स्वप्रतिरक्षी द्वारा नष्ट किया जाता है। और इसी के साथ साथ एक और भी है यहां पर, इसको भी आप देखेंगे सोरायसिस। तो कहेंगे त्वचा के कुछ ऊतकों को स्वप्रतिरक्षी द्वारा नष्ट किया जाता है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे ये कुछ स्वप्रतिरक्षा जनित रोग हैं। इसी के साथ एक और डिजीज हम लोग यहां पर कंसीडर कर लेंगे, जी हाँ, यहां पर देखेंगे आईडीडीएम अर्थात इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस, या इसी को एक और नाम देते हैं बच्चों, या इसी को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। जी हाँ, अब टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसमें स्वप्रतिरक्षी द्वारा किसे नष्ट किया जाएगा, तो आप कहेंगे अग्नाशय की बीटा सेल्स को नष्ट किया जाता है। इस तरह से समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ बच्चों स्व प्रतिरक्षा जनित विकार हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। ओके, अब इसके बाद में आगे जो डिजीज होगी हम उसकी बात कर लेते हैं। वो कौन सी डिजीज है, तो आइए यहां पर
देखते हैं। तो अब हो जाएगा एलर्जी। एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी या एनाफाइलैक्सिस, इस तरह से। तो इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और डिसऑर्डर देखेंगे हम लोग इम्यून सिस्टम का, वो है एलर्जी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एलर्जी से रिलेटेड बातें। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों, एलर्जी कह लीजिए या अतिरंजितता, ये कह लीजिए। या यहां पर हम लोग देखेंगे एक और चीज, हम यहां पर देखेंगे इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसे आप कहते हैं एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी। आपने कहा इसको हाइपर सेंसिटिविटी। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इन दोनों चीजों को ही, ओके। अब बात करेंगे हम लोग कि एलर्जी क्या होती है। एलर्जी क्या है ये समझने के लिए आप यूं समझिए कि हमारे शरीर में हमेशा कई तरह के प्रतिजन आते रहते हैं, लेकिन सभी प्रतिजन के विरुद्ध हमारा शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त करे ये जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ बहुत कम हानिकारक प्रतिजन होते हैं, उनके विरुद्ध शरीर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, उनको हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अवॉइड कर देता है, अनदेखा कर देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आप जब बाहर निकलते हैं घर से तो कुछ न कुछ धूल कण आपकी नाक से होते हुए अंदर पहुंचते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध एंटीबॉडी निर्माण होने लगे, उनके विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होने लगे शरीर में, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जानता है कि छोटे मोटे एंटीजन तो आते ही रहेंगे और ये अधिक हानिकारक नहीं है। लेकिन जब अधिक हानिकारक प्रतिजन आते हैं शरीर में, तब प्रतिरक्षा तंत्र उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम हानिकारक प्रतिजन या अनदेखा किए जाने योग्य प्रतिजन के विरुद्ध भी शरीर तेजी से प्रतिरक्षा व्यक्त करने लगे अनावश्यक रूप से, तो इसे कहते हैं एलर्जी। क्या कहते हैं? एलर्जी। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, आइए यहां डिफाइन कर लेते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे किसी कम हानिकारक या अनदेखा किए जाने योग्य प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र का अनावश्यक रूप से अधिक तीव्र प्रतिरक्षा अनुक्रिया व्यक्त करना प्रतिरक्षा तंत्र का अनावश्यक रूप से
अधिक तीव्र प्रतिरक्षा अनुक्रिया व्यक्त करना, अनुक्रिया व्यक्त करना एलर्जी कहलाता है। एलर्जी कहलाता है, ये कहानी हो जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख पाएं आगे की स्टोरी देखें हम लोग क्या कहानी बन रही है। अर्थात अगर हम और संक्षिप्त में इसको बोलना चाहें और छोटी डेफिनेशन लेना चाहें तो हम कह सकते हैं किसी सामान्य प्रतिजन के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र का अति संवेदनशील होकर तीव्र अनुक्रिया व्यक्त करना, अति संवेदनशील होकर तीव्र अनुक्रिया व्यक्त करना, ये एलर्जी कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे इसको। अब सवाल उठता है कि एक और चीज कि एलर्जीकारी आप देखिए, एलर्जीकारी या एलर्जेंस। अब देखना है आपको कि ये क्या है, एलर्जीकारी या एलर्जीन्स क्या होते हैं। तो आप देखेंगे एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो असंक्रामक प्रतिजन होते हैं, ठीक है ना, या कह लीजिए एलर्जी उत्पन्न करने वाले जो प्रतिजन होते हैं, तो उन्हें कहते हैं एलर्जीकारी। तो इसमें आप लिखेंगे एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ। सवाल उठता है कि ये एलर्जीकारी कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप कहेंगे जैसे, अब जैसे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो यहां पर हो सकता है डस्ट, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन मतलब परागकण। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे टिक्स एंड माइट्स। अब ये क्या हैं, तो आप कहेंगे एक प्रकार के छोटे आर्थ्रोपोड जीवधारी। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे कैट सलाइवा, कैट सलाइवा। अब कैट सलाइवा की बात करेंगे तो बिल्ली का सलाइवा हो गया। इसी के साथ साथ आप यहां पर देखेंगे कि फेदर, अर्थात पक्षियों का जो फेदर होता है वो भी। इसी के साथ साथ आप देखेंगे जंतु त्वचा, या मैं बात करूं इसको इंग्लिश में ही लिख देता हूं, एनिमल डेंडर। अब यहां पर आपको थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। आप सोचेंगे एनिमल डेंडर क्या है, तो आप कहेंगे कि जंतु त्वचा से मुक्त गंदगी। इस तरह से जैसे हम लोगों के शरीर से डैंड्रफ टूट करके निकलता है,
बालों या सिर की त्वचा से डैंड्रफ अलग होता है, तो वो भी एक तरह की वो भी एनिमल डैंड्रफ की कैटेगरी में आएगा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे फिश, एग, देखिए फिश भी हो सकता है, एग से भी एलर्जी हो सकती है। और आगे देखेंगे तथा गेहूं में उपस्थित ग्लूटेन प्रोटीन। आप कहेंगे सर ये क्या है? जी हाँ, गेहूं में उपस्थित एक तरह की ग्लूटेन नाम की प्रोटीन का समूह होता है और यही गेहूं के आटे को चिपचिपा बनाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये कुछ चीजें हैं जो कि एलर्जी उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो इस तरह से आप इन चीजों को एलर्जीकारी पदार्थ या एलर्जेंस कंसीडर करेंगे। क्लियर है ना? उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि आगे हम क्या और इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ जी, यहां पर हम लोग देखेंगे कि एलर्जी के विभिन्न चरण या शरीर में एलर्जी उत्पन्न होने के विभिन्न चरण, या शरीर पहले तो लक्षण की बात कर लेते हैं, ठीक है ना? तो आप देखेंगे लक्षण, या सिम्टम्स। जी हाँ, तो सिम्टम्स में बात करेंगे कि अलग अलग प्रकार की एलर्जी में अलग अलग तरह के लक्षण उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? तो जैसे ये हो सकते हैं क्या? तो इसमें आपको देखना होगा, आप कहेंगे खांसी, छींक आना, आंखों में जलन व आंसू आना, ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप देख पाएंगे और क्या? तो यहां पर आप कहेंगे, ध्यान दें, आंखों में आंसू आना व जलन आना। इसके साथ साथ आप देखेंगे त्वचा पर चकत्ते या हाइव्स, जिसे राजस्थान में हरियाणा में दाफड़ बोलते हैं, ठीक है ना? तो ये निकलना, वह खुजली होना, तो ये हो जाएगा। ठीक इसी के साथ साथ आप देखेंगे कुछ और चीजें। तो यहां पर आप देखेंगे त्वचा पर घाव होना, साथ में आप देखेंगे और क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे कि शरीर में सूजन उत्पन्न होना, बीपी का कम हो जाना, और यहां पर देखेंगे शरीर में सूजन, बीपी का कम हो जाना। आप देख रहे हैं ना कि ये सब के सब। और इसके बाद में आप देखेंगे श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई व एक और काम,
आप देखेंगे वह घरघराहट, जी हाँ आप ध्यान दें, घरघराहट की आवाज जैसे व्हीजिंग साउंड का निकलना, व्हीजिंग साउंड का निकलना। तो ये कहानी हो पाएगी, इस तरह से आप इन चीज़ों को देख पाएंगे, इस तरह से आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख सकते हैं सिम्टम्स हो जाएंगे किसके लिए? एलर्जी के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं इसके आगे, शरीर में एलर्जी उत्पन्न होने की प्रक्रिया, ठीक है ना, या रोगजनकता। आइए देखते हैं। जी हाँ, तो आप कहेंगे शरीर में एलर्जी उत्पन्न होने की प्रक्रिया या रोगजनकता। तो यहां हम लोग देखेंगे कि यह 3 चरणों में संपन्न होता है। तो आप देखेंगे यह 3 चरणों में संपन्न होता है। जी हाँ, आप देखेंगे कि ये 3 चरण कौन है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे नंबर 1 संवेदनशीलता या कह लीजिए सेंसिटाइजेशन। तो आप देखेंगे अब सेंसिटाइजेशन के लिए आप बोल सकते हैं कि एलर्जीकारी का शरीर में प्रतिरक्षा घटकों से पहचान होना। तो आप कहेंगे एलर्जीकारी की शरीर में पहचान। अब आप देखेंगे कि ये कैसे होता है, तो मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं कि कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल बी सेल है, सपोज करिए कि नॉर्मल बी सेल है, और इस बी सेल की सतह पर आप देखें इस तरह से यहाँ पर नॉर्मल बी सेल है, और यहीं पर आकर के एक एंटीजन क्या कर रहा है, जुड़ जा रहा है इस बी सेल से, इस तरह से जुड़ गया। या इस बी सेल को किसी तरह से आप देखेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इस एंटीजन को इंजेस्ट किया और इसके टुकड़ों को मुक्त किया, बी सेल पर आकर के जुड़ गया, अर्थात एंटीजन का कोई फ्रेगमेंट यहां पर आकर के जुड़ गया। या हेल्पर टी लिम्फोसाइट से आने वाली कोई साइटोकाइन या लिम्फोकाइन आकर के यहां बी लिम्फोसाइट पर जुड़ जा रही है। तो इन तीनों ही तरह से बी सेल का एक्टिवेशन हो सकता है। तो एंटीजन आया, बी सेल पर जुड़ा, और इसके बाद में इस बी सेल को इसने क्या कर दिया, एक्टिव बी सेल। एक्टिव बी सेल, क्लियर है ना। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि यहां पर इसके कारण से क्या हुआ, इसके कारण से यहां पर आप देखेंगे कि ये सेल चली जाती है, देखिए ये मॉडिफाई कर जाएगी और बड़ी सेल में, और अब इसको क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा प्लाज्मा सेल।
ओके। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेगी, ये प्लाज्मा सेल रिलीज करेगी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स को। आप देखिए ये प्रोड्यूस करेगी किसको प्रोड्यूस कर रही है जी, तो आप कहेंगे इट इज प्रोड्यूसिंग टू एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। और ध्यान दें ये एंटीबॉडी कहलाते हैं आईजीई, तो आप कहेंगे आईजीई। अब ये आईजीई हैं, ये जाकर के क्या करेंगे, ये जाकर के बाइंड करेंगे मास्ट सेल और बेसोफिल की सरफेस पर। इस तरह से अब मास्ट सेल की सरफेस पर जाकर के ये आईजीए क्या कर रही हैं, जुड़ जा रही हैं। अब इनके जुड़ने से क्या होगा कि एक और चीज हो सकती है कि इन फ्यूचर जब अगली बार यह एंटीजन आएगा शरीर में तो एंटीजन आकर के डायरेक्ट इनके ऊपर जुड़ सकता है। डायरेक्ट आकर के एंटीजन कहां जुड़ सकता है, मास्ट सेल पर या बेसोफिल सेल पर डायरेक्ट आकर के इसकी बाइंडिंग हो सकती है। और आप देखिए कई जगह ये बाइंडिंग हो सकती है इस तरह से, ऐसे। तो अब ऐसे होने पर क्या होगा, ऐसा होने पर आप ध्यान दीजिए कि बड़ी मात्रा में यह मास्ट सेल बड़ी मात्रा में रिलीज करती हैं किसको, हिस्टामिन या हेपेरिन को। आप देखिए इसको मैंने कहा कि मास्ट सेल या बेसोफिल, और इस पर जब एंटीजन का बाइंडिंग हुआ बाइंडिंग ऑफ एंटीजन, अब यहां पर आप देखेंगे ये क्या है, ये हैं आईजीई। अब ये रिलीज कर रही है क्या, लार्ज अमाउंट ऑफ हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। और ये उत्पन्न करते हैं क्या, एलर्जी। जी हाँ, ये उत्पन्न कर रहे हैं किसको, ये उत्पन्न करते हैं एलर्जी। तो कुल मिलाकर के इस तरह से एलर्जी की बात आती है। तो आप ध्यान दीजिए प्रतिजन का पहले बी लिम्फोसाइट पर जुड़ना और बी लिम्फोसाइट से मास्ट सेल और इससे एंटीबॉडी का निर्माण होना, और फिर इसके बाद इस एंटीबॉडी का मास्ट सेल या बेसोफिल पर जुड़ करके बड़ी मात्रा में किसको रिलीज करवाना, हिस्टामिन या सेरोटोनिन को रिलीज करवाना, जिससे एलर्जी उत्पन्न होती है। ये विभिन्न क्रमिक प्रक्रियाएं हैं जो एलर्जी के समय हमारे शरीर में पाई जाती हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आइए इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस चीज को हम लोग कंसीडर करते हैं सेंसिटाइजेशन या एलर्जीकारी की शरीर में पहचान। तो आप कहेंगे इसके अंतर्गत
ध्यान दें, इसके अंतर्गत एलर्जीकारी के शरीर में या एलर्जीकारी के बी सेल्स पर जुड़ने से बी सेल्स का सक्रियण व प्लाज्मा सेल्स से क्या हो जाएगा, आईजीई का उत्पादन होता है। अब आईजीई का उत्पादन होगा तो ये क्या करेंगी, जो मास्ट कोशिकाओं एवं बेसोफिल्स की सतह पर जुड़ जाती हैं। मास्ट सेल्स व बेसोफिल्स की सतह पर जुड़ जाती हैं। इस तरह से आपने देख लिया। फिर इसके बाद में आगे हम लोग एक चीज और देख पाएंगे कि अब दूसरा क्या होता है, तो आप कहेंगे द्वितीयक उद्दीपन। द्वितीयक उद्दीपन बात करेंगे बच्चों द्वितीयक उद्दीपन की, अर्थात सेकेंड स्टिमुलस। तो आप देखेंगे जो सेकेंड स्टिमुलस होता है इसमें क्या होगा, तो इसके लिए आप देखेंगे इस चरण में प्रतिजन डायरेक्ट जाकर के जुड़ जाता है। कहां, आईजीई जुड़ी हुई या आईजीई से युक्त मास्ट कोशिकाओं या बेसोफिल पर प्रतिजन डायरेक्ट जाकर के जुड़ता है, जिससे बड़ी मात्रा में हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे एलर्जीकारी पदार्थ मुक्त होते हैं। तो आप कहेंगे इस चरण में आईजीई से युक्त मास्ट सेल्स व बेसोफिल्स पर प्रतिजन प्रत्यक्ष रूप से जाकर जुड़ता है। प्रत्यक्ष रूप से जुड़कर बोलिए ये क्या करेगा, तो ये जुड़ करके आप देखिए बड़ी मात्रा में इनसे हिस्टामिन व सेरोटोनिन को मुक्त करवाता है। मुक्त करवाता है। ये कहानी आप देखेंगे। अब तीसरे नंबर पर क्या होगा, तीसरे नंबर पर आप ध्यान दीजिए कि हिस्टामिन के प्रभाव से एलर्जी प्रक्रियाओं का या एलर्जी के लक्षणों का उत्पन्न होना। क्यों, क्योंकि ये दोनों पदार्थ प्रदाह की प्रक्रियाओं की तीव्रता अत्यधिक बढ़ा देते हैं। तो यहां पर जो थर्ड स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं वो थर्ड स्टेप हो जाएगा बच्चों कुछ इस तरह से।
हिस्टामिन की सक्रियता। तो यहां पर आप देखेंगे हिस्टामिन एक्टिविटी। अब हिस्टामिन एक्टिविटी की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहां पर आपको देखना होगा कि इसमें क्या चीजें आती हैं। तो आप यहां पर कहेंगे कि इसके प्रभाव से एलर्जी या कह लीजिए कि प्रदाह प्रक्रियाओं की तीव्रता अत्यधिक बढ़ा दी जाती है। बढ़ा दी जाती है जिससे एलर्जी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कौन कौन से ऐसे रीजन होते हैं, कौन कौन से कारण होते हैं जिसके कारण एलर्जी उत्पन्न हो सकती है। तो आप देखेंगे जी हाँ, यहां पर हम लोग देखेंगे कि एलर्जी के प्रतिरक्षा संबंधी कारण। तो यहां पर आप देखेंगे प्रतिरक्षा संबंधी कारण। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे कि इम्यूनोलॉजिकल रीजंस। जी हाँ, सवाल उठता है कि क्या कारण होता है। तो इसमें हम लोग देख पाएंगे कंडीशन इसमें क्या होती है। आइए समझने की कोशिश करें। तो यहां पर आप देखेंगे नंबर 1 कि शरीर में टीएस सेल्स की कमी, अर्थात सप्रेसर टी लिम्फोसाइट जो हमारे मास्ट सेल और बेसोफिल को या कह लीजिए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को अधिक सक्रिय होने से रोकने का काम करती हैं। इनकी कमी हो जाए तो शरीर के विभिन्न प्रतिरक्षा घटकों की सक्रियता आवश्यकता से अधिक हो सकती है। तो एक तो ये हो जाएगा। फिर इसके साथ साथ आप देखेंगे दूसरी बात हम कहें तो आप कहेंगे कि मास्ट सेल्स व बेसोफिल्स का अधिक सक्रियण या कि अति सक्रियता फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे तीसरे नंबर पर हम लोग देखें तो और क्या हो सकता है। तो यहां पर एक रीजन और ले सकते हैं, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एक और चीज को, और वो चीज क्या होगी। तो आप कहेंगे हिस्टामिन व सेरोटोनिन का स्रावण बढ़ जाना। ये भी हो सकता है।
साथ में यहाँ पर आप देखेंगे एक और बात, यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा हिस्टामिन सेरोटोनिन का अधिक स्रावण हो जाना, ठीक है ना, और आप कहेंगे इम्यून सिस्टम का किसी प्रतिजन विशेष के प्रति, जी हाँ आप ध्यान दें, किसी प्रतिजन विशेष के प्रति, बोलिए क्या, तो आप कहेंगे कि किसी प्रतिजन विशेष के प्रति अति संवेदनशील हो जाना। अति संवेदनशील हो जाना, देख रहे हैं ना। तो ये कुछ रीजन है जिनके कारण से शरीर में एलर्जी उत्पन्न हो सकती है, और ये एलर्जी के मुख्य कारणों के रूप में यहाँ पर समझे जा सकते हैं। लास्ट में एक चीज और हो सकती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखें कि IgE की मात्रा का बढ़ जाना, तो इससे भी एलर्जी हो सकता है। तो ये कुछ एलर्जी के इम्यूनोलॉजिकल रीजन्स हैं, क्लियर है ना। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे एलर्जी के कुछ उदाहरण, आइए देखने की कोशिश करें। जी हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे एलर्जी के कुछ उदाहरण, तो आप देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ एलर्जी, यहाँ की बात करने की कोशिश करें हम लोग, तो आप कह सकते हैं कि एलर्जी के क्या एग्जांपल्स होंगे। नंबर 1, हे फीवर। अब हे फीवर की बात करते हैं तो आप कहेंगे यह पराग कणों के विरुद्ध एलर्जी है, और याद रखिए कि इसी का इशारा देते हुए एनसीईआरटी में बात की गई। एनसीईआरटी में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति किसी नए स्थान पर, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाता है, तो वहाँ पर जाने पर उसे सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है, आँखों में जलन उत्पन्न होती है, छींक आने लगती है, तो ऐसे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और जब वो वापस आता है, प्लेन की ओर आता है, वापस अपने मुख्य स्थान की ओर आता है, तो ये लक्षण अचानक फिर गायब हो जाते हैं। तो ऐसा पहाड़ों पर जाने पर उसमें जो हुआ वो यही था, हे फीवर था, या एक तरह की एलर्जी थी। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर उसे कुछ नए परागकण मिले जिसका उसके शरीर से सामना जिंदगी में कभी नहीं हुआ था, और वो नए तरह के परागकणों को शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र ने एक बड़ा एंटीजन का अटैक मान लिया बाई चांस, और इसलिए इस तरह के लक्षण उसमें उत्पन्न हुए थे। तो आप देखेंगे यह परागकणों के विरुद्ध एलर्जी है। अब बात करेंगे कि कब उत्पन्न होती है। जो कुछ लोगों में पहाड़ी क्षेत्रों में जाने पर उत्पन्न होती है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज आप देखेंगे कि सिम्टम्स,
तो सिम्टम्स यहां पर क्या होंगे? तो सिम्टम्स के लिए सीधा आपको एक लाइन बोलनी होगी कि आंखों में जलन व अश्रु का श्रावण, एक तो ये रीजन हो गया, एक तो ये सिम्टम हो गया। दूसरा आप देखेंगे छींक व खांसी आना, और नाक से पानी आना, है ना। साथ में आप देखेंगे चेहरा लाल हो जाना। तो ये कहानी हो जाएगी। अब इतनी बात आपने देखा है फीवर में, फिर इसी के साथ साथ एक और देखेंगे, क्या? अस्थमा। या दमा। अब इसमें आप देखेंगे अस्थमा या दमा की बात अगर हम लोग करते हैं तो इसमें क्या होगा? तो आप कहेंगे यह प्रायः धूल कणों के विरुद्ध एलर्जी है, जो मास्ट कोशिकाओं एवं बेसोफिल्स की हमारी श्वसनियों एवं श्वसनिकाओं की दीवार में अति सक्रियता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। तो आप कहेंगे यह श्वसन मार्ग की एलर्जी है, जो श्वसनियों अर्थात ब्रोंकाई, श्वसनियों अर्थात ब्रोंकाई व ब्रोंकियोल्स की दीवारों में मास्ट कोशिकाओं व बेसोफिल्स की अति सक्रियता के फलस्वरूप अति संवेदनशीलता भी बोल सकते हैं, अति संवेदनशीलता के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इस तरह से देख लिया ना आपने। अब सवाल उठता है कि सिम्टम्स, तो सिम्टम्स की बात करें तो आप कहेंगे कि इसमें होता यह है कि श्वसनियों एवं श्वसनिकाओं की दीवार में जो चिकने पेशी तंतु होते हैं, उन चिकने पेशी तंतुओं में अनैच्छिक रूप से प्रबल संकुचन हो जाता है, जो दर्दयुक्त होता है। तो इसमें आप देखेंगे श्वसनियों व श्वसनिकाओं की दीवार में स्थित स्मूथ मसल फाइबर्स में तीव्र एवं दर्दयुक्त संकुचन हो जाता है। तीव्र व दर्दयुक्त संकुचन हो जाने से
संकुचन हो जाने से बोलिए क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि ऐसा संकुचन अगर हो जाएगा तो रिजल्ट ये होगा, श्वास लेने में कठिनाई होती है, तथा एक विशेष प्रकार की व्हीजिंग साउंड तथा घरघराहट की ध्वनि या व्हीजिंग साउंड। अब आप देखिए कि ये व्हीजिंग साउंड कभी भी आपने अभी नहीं सुना होगा, केवल यही अस्थमा के केस में इस चीज की बात की जाती है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा इसका। व्हीजिंग साउंड गले से उत्पन्न होता है, ये कहानी हो जाएगी अस्थमा से रिलेटेड। अब दमा हो, हे फीवर हो गया, अस्थमा हो गया, कुछ और बातें यहां पर हम लोग देखेंगे। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे कि कुछ और चीजें, इसमें आप एक तीसरी कंडीशन भी दे सकते हैं, क्या, यूट्रिकेरिया, या चकत्ते निकलना। जी हाँ, ये क्या है, त्वचा की एलर्जी है, तो आप लिखेंगे त्वचा पर चकत्ते निकलते हैं व एक और बात, खुजली उत्पन्न होती है। खुजली होना। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और बात, क्या, एक्जिमा। एक्जिमा की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे त्वचा के बाह्य सतह पर दाने निकलना एवं घाव हो जाना। बाह्य सतह पर दाने निकलना व घाव हो जाना। इसी के साथ साथ एक और देखेंगे, एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एनाफाइलेक्टिक शॉक। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक की बात करेंगे तो इसका मतलब है, आप देखेंगे कि एनाफाइलेक्सिस का मीनिंग होता है एलर्जी। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक का मीनिंग क्या हो गया कि एलर्जी का घातक अटैक या घातक आक्रमण होना। तो आप कहेंगे एलर्जी का घातक आक्रमण। ये ऐसा कब होता है, यह किसी औषधि के प्रति एलर्जी उत्पन्न होने पर या बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के दंश मारने पर ऐसा उत्पन्न होता है। तो आप कहेंगे यह
एलर्जी का अति गंभीर रूप है जो कुछ औषधियों जैसे पेनिसिलिन व बड़ी संख्या में मधुमक्खियों के दंश के दंश के फलस्वरूप हो सकता है या के कारण हो सकता है। याद रखें, हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इन कारणों से हर व्यक्ति में ये एलर्जी उत्पन्न हो। क्लियर है ना? तो इस तरह से आप देख पाएंगे एलर्जी से संबंधित विभिन्न बातें। अब दो चीजें बचती हैं एलर्जी से संबंधित, उन दोनों चीजों को हम लोग कंसीडर करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए बच्चों, लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है, तो इसके बाद की जो कहानी होगी वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद,